आइए आज हम भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमयी और हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या की जांच के उन परतों को खोलते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी जटिल जांच जिसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अक्सर कहते थे कि वो एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया में सबसे आगे खड़ा हो। उनके इन शब्दों में देश के लिए उनका विजन साफ झलकता है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस विजन के साथ एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आने वाला है जो पूरे देश को सन्न कर देगा। चलिए उस खौफनाक रात की बात करते हैं, श्री पेरम्बदूर का वो धमाका। 21 मई 1991 की उस शाम को अगर आप देखें तो वक्त जैसे तेजी से फिसल रहा था। शाम के 6 बजे हैं, विशाखापट्टनम में हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाती है, फिर अचानक से वो ठीक होता है और आनन फानन में यू टर्न लिया जाता है। रात 8:30 बजे उनकी फ्लाइट मद्रास लैंड करती है। इसके बाद रात 10:10 पर वो श्री पेरम्बदूर की चुनावी रैली में पहुंचते हैं। वो पहले से ही लेट थे और इस पूरी अफरा तफरी में उनके सुरक्षा प्रमुख ओपी सागर पीछे ही छूट जाते हैं। और फिर ठीक 10:19 पर मंच के पास एक जोरदार धमाका होता है। इस एक धमाके ने राजीव गांधी समेत 18 लोगों की जान ले ली। अब सोचिए जांच एजेंसियों के सामने क्या स्थिति थी। ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था। मतलब ना तो कोई कातिल मौके से भागा, ना कोई हथियार मिला। धमाके की वजह से सारे भौतिक सबूत लगभग राख बन चुके थे। हमलावर कौन था, कहां से आया था, किसी को कुछ नहीं पता था। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी बिल्कुल खाली हाथ थीं। कोई जवाब नहीं था। और इसी अभूतपूर्व संकट को देखते हुए सीबीआई के तत्कालीन निदेशक ने डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया। और फिर इसी राख के ढेर से मिलता है जांच का पहला सुराख, एक कैमरा। दरअसल 22 मई को जब अखबारों में घटनास्थल पर बिखरे शवों की तस्वीरें छपी तो उनमें कैमरा नजर आया। ये कोई आम कैमरा नहीं था, बल्कि उसी धमाके में मारे गए एक फोटोग्राफर हरी बाबू का था। सीआईडी ने फौरन उस कैमरे को कब्जे में लिया और उससे 10 तस्वीरें रिकवर की। इनमें से एक तस्वीर ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। इस तस्वीर में एक महिला दिख रही थी जिसने नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहने थे और हाथ में चंदन की माला पकड़ी हुई थी, और उसके ठीक पास खड़ा था सफेद कपड़ों में एक आदमी। ये इस केस का पहला सबसे बड़ा और निर्णायक विजुअल क्लू था। जब फॉरेंसिक टीम ने इस तस्वीर और घटनास्थल की जांच की तो सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। घटनास्थल से कुछ तारों के टुकड़े मिले थे जिन पर नीले रंग के डेनिम और हरे नारंगी धागों के अंश चिपके हुए थे। अब इसे तस्वीर से मिलाकर देखिए, ये रंग बिल्कुल उस महिला के कपड़ों से मैच कर रहे थे। इन सबूतों ने एक बात तो साफ कर दी कि वहां कोई बम प्लांट नहीं किया गया था, बल्कि वह महिला खुद ही एक ह्यूमन बम यानी आत्मघाती हमलावर थी। सुराग मिल चुका था और अब बारी थी इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने की। यहां से जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक कड़ियां जोड़नी शुरू की, बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह। सबसे पहले वो पहुंचे फोटोग्राफर हरी बाबू के घर, जहां से उन्हें चंदन की माला का बिल और लिट्टे के कुछ लेटर्स मिले। इसके बाद ओवर स्पीडिंग के चक्कर में शंकर कोनेश्वरन नाम का एक शख्स पकड़ा गया। जब उसे वो तस्वीर दिखाई गई तो उसने सफेद कपड़ों वाले उस आदमी को पहचान लिया। वो था शिवरासन। इसी कड़ी में आगे भाग्यनाथन की गिरफ्तारी होती है, जो अपनी बहन नलिनी और उस ह्यूमन बम धनु की पहचान उजागर कर देता है। और देखते ही देखते मद्रास से नलिनी और एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट मुरुगन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन संदिग्धों को जिंदा पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वजह साइनाइड प्रोटोकॉल। आपको बता दें कि लिट्टे के सदस्य हमेशा अपने गले में साइनाइड का एक लॉकेट पहनते थे। पकड़े जाने पर वो तुरंत उसे चबा लेते थे। ऐसे में कमांडोज के पास उन्हें रोकने और एंटीडोट देने के लिए सिर्फ 15 से 30 सेकंड का ही वक्त होता था। मुरुगन के मामले में एनएसजी कमांडोज ने कमाल की फुर्ती दिखाई और ठीक समय पर उसे साइनाइड निगलने से रोक लिया। जांच के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अब उनसे पूछताछ की जा सकती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये भयानक हमला हुआ ही क्यों? इसके पीछे के भू राजनीतिक कारणों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम श्रीलंका की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो संघर्ष से पहले वहां लगभग 75% आबादी सिंहली भाषी थी और सिर्फ 11% के करीब तमिल भाषी। दशकों से वहां बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों के खिलाफ एक तरह का सिस्टमैटिक भेदभाव चल रहा था। इसी माहौल ने लिट्टे जैसे संगठन को जन्म दिया, जिनकी मुख्य मांग एक अलग और स्वतंत्र राज्य की थी। इस पूरे संघर्ष में भारत की भी एक भूमिका रही। 1983 में भारत ने तमिल उग्रवादी समूहों को
ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर 1987 में भारत श्रीलंका समझौता होता है, जिसके तहत वहां इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को भेजा जाता है। लेकिन लिट्टे ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना और लिट्टे के बीच ही युद्ध शुरू हो गया। मार्च 1990 में भारतीय सेना वहां से वापस लौट आई, लेकिन अक्टूबर 1990 आते आते लिट्टे के मन में ये खौफ बैठ गया था कि अगर 1991 के चुनावों में राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो भारतीय सेना वापस श्रीलंका आ सकती है। और यही वो डर था, यही वो भू राजनीतिक मकसद था जिसने इस हत्या की साजिश की नींव रखी। और इस तरह शुरू होती है मास्टरमाइंड की तलाश, 90 दिनों का वो ऐतिहासिक हंट। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था शिवरासन, जो किसी प्रेत की तरह काम कर रहा था। उसके सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन वो हर दिन अपना भेष बदल लेता। उसने एक तेल के टैंकर के अंदर बाकायदा एक खुफिया चैम्बर बनवाया और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए 350 किलोमीटर का सफर तय करके बेंगलुरु तक पहुंच गया। आप इसकी चालाकी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुख्य हमले से पहले उसने 2 टेस्ट रन किए थे। एक टेस्ट रन में तो एक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक करने के लिए एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री के पैर तक सफलतापूर्वक छू लिए थे। वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा था। फिर आता है 18 अगस्त 1991 का वो दिन। शिवरासन बेंगलोर में घिरा हुआ था। कैप्टन रविंद्रन के नेतृत्व में NSG कमांडोज फौरन रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनके पास जो साइनाइड का एंटीडोट था वो एक्सपायरी डेट के 14 दिन बाद तक भी असरदार था। लेकिन यहीं पे ब्यूरोक्रेसी यानी लाल फीताशाही आड़े आ गई। CBI की टॉप लीडरशिप ने ऐन मौके पर रेड रोक दी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर से नए एंटीडोट स्टॉक के आने का इंतजार किया जाए, और इसमें करीब 36 घंटे लग गए। 90 दिन, ये संख्या बहुत अहम है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पूरे 90 दिन चली। लेकिन वो जो 36 घंटे की देरी हुई वो बहुत भारी पड़ी। जब 20 अगस्त को नए एंटीडोट के साथ कमांडोज उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन और उसके साथी साइनाइड खाकर अपनी जान दे चुके थे। अचानक हमला करने का वो जो अमूल्य सरप्राइज एलिमेंट था वो हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गया। इस घटना और इस इन्वेस्टिगेशन ने देश का पूरा राजनैतिक परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। इस पूरे मामले में एक और आंकड़ा काफी मायने रखता है, 26। दरअसल 1998 में कोर्ट ने शुरुआत में 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई चली और यह संख्या घटकर सिर्फ 7 रह गई। इन 7 लोगों में नलिनी और मुरुगन भी शामिल थे। हालांकि बाद में दया याचिकाओं पर विचार करते हुए इनकी फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया गया। भले ही सजाएं सुना दी गईं, लेकिन कुछ सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। 1998 की जैन आयोग की रिपोर्ट और यासिर अराफात जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की चेतावनियों को अगर देखें तो शक होता है कि क्या इसमें कोई बहुत बड़ी बाहरी साजिश भी शामिल थी। क्या शिवरासन की मौत के साथ ही उस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का राज भी हमेशा हमेशा के लिए उसी घर में दफन हो गया? इसका कोई ठोस जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन ये सवाल इतिहास के इस खौफनाक पन्ने को लेकर हमें आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करता है।